हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो हमने यहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा हमने, तो हमने उसका मैकेनिज़्म देखा। हमने देखा कि कोई रिएक्शन है वो कैसे SN1 मैकेनिज़्म और SN2 मैकेनिज़्म से हो रही है। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि स्टीरियोकेमिकली क्या एस्पेक्ट रहता है जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्ट करता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अंडरगो करता है। दैट मीन्स आपके पास स्टीरियोकेमिकली क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। अब यहाँ स्टीरियोकेमिकल का मतलब क्या है, तो देखिए समझते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे एक इंसान की फ़ोटो अलग अलग पोज में ली जा सकती है, उसी तरीके से अगर किसी एटम के या किसी भी मॉलिक्यूल के, मान लीजिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, एक जगह H लगा है, एक जगह OH लगा है, एक जगह CH3 लगा है और एक जगह लगा है C2H5। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जगह से देख रहे हो, आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और आप ऐसे भी मत देखिए, इसको वेज या डैश की फॉर्म में देखिए। जैसे मान लीजिए ये OH है, वेज का मतलब होता है जो चीज़ आउट ऑफ द प्लेन आए, यानी कि ऑब्जर्वर की तरफ, आपकी तरफ, और जो बैक साइड जाती है उसको बिलो द प्लेन बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं ऑब्जर्वर से दूर। तो अब जैसे कि मान लीजिए ये CH3 है, ये C2H5 है और ये H है। अगर मैं बात करूँ स्टीरियोकेमिकली ये सेम है या डिफरेंट है, तो क्या होगा, जो ये कार्बन से बॉन्ड बने हुए हैं ना, ये तो टूटेंगे नहीं, पर ये जो कोई भी एटम कहाँ है, ये एटम बैक साइड में है या फिर ये वाला एटम फ्रंट में है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएं, और पर जो बॉन्ड है वो ना टूटे, वो बॉन्ड जो है कार्बन से ही बना रहे, वो ना टूट के सिर्फ उनकी पोजीशंस डिफर हो जाए, उसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स ओरिएंटेशन आप पढ़ रहे हैं इन स्पेस, कि आप स्पेस के अंदर किसी मॉलिक्यूल की अलग अलग ओरिएंटेशन, उसकी अलग अलग तरीके की, वो किस तरीके से घूम सकता है, सिर्फ आप वो पढ़ रहे हैं। और इन ओरिएंटेशन के डिफ़र होने से क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट्स के क्या हो जाते हैं, काफ़ी मेजर माइनर, आप बोलते हैं ना, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑब्टेन होते हमें चले जाते हैं। तो अगर आपको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ना है तो हमें कुछ चीज़ें जो है उसके लिए बेसिकली सीखनी पड़ेंगी, जो कि क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। ये कुछ आपको क्या पढ़नी पड़ेंगी, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपने 11th क्लास में भी देखा होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म हम कैसे निकालते थे। हम क्या बोलते थे, जो भी आपके पास सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता था, या तो आइदर लेफ्ट साइड राइट साइड, तो वो क्या बोला जाता था, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हमें यही क्यों करना है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को ही रोटेट करे, तो उस सारे प्रोसीजर को अब हम समझेंगे कि कैसे कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। तो देखिए, यहाँ जो एज अ पोलराइजर यूज़ होता है वो होता है निकोल प्रिज्म, जो कि डेवलप किया गया था W निकोल ने, यानी एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे क्या कर दिया गया, उस प्रिज्म का नाम रख दिया गया, जो कि पोलराइज़र था। अब ये पोलराइज़र करता क्या है, ये पोलराइज़र जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है उसको प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको आप PPL बोलते हो, PPL में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास हेल्पफुल होता है क्या, निकोल प्रिज्म। तो PPL क्या करता है, देखिए PPL इस तरीके से वर्क करता है कि आपके पास सिंपल ऑर्डिनरी लाइट कुछ ऐसे थी, ये जो मैंने एरोज दिखाए हुए ये वाइब्रेशंस हैं, किसी भी लाइट की वाइब्रेशन है जो कि हर डायरेक्शन में है, हर डायरेक्शन में उसकी क्या थी, वाइब्रेशंस थी ऑर्डिनरी लाइट की, जो कि मोनोक्रोमेटिक थी। कोई एक सिंगल वेवलेंथ की भी क्या होंगी, क्या होंगी, वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में थी। ये कोई निकोल प्रिज्म है। प्रिज्म किसकी तरह एक्ट कर रहा था, एज अ पोलराइजर की तरह। तो जैसे ही ये ऑर्डिनरी लाइट इससे पास हुई, जैसे कि आप देखते थे वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती थी ना 7 कलर्स में, तो ये जब इससे पास करेगा तो सिर्फ कोई एक ही वाइब्रेशन बचेगी, आइदर ये वाली वाइब्रेशंस बचेंगी या फिर ये वाली, या मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में क्या बचेंगी, सिर्फ वाइब्रेशंस बचेंगी। तो फॉर एग्जांपल प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वाइब्रेशन सिर्फ
इस तरीके से बच गई हैं और सारी लाइट्स क्या हो चुकी हैं, जितनी भी वाइब्रेशन से सारी रिमूव हो चुकी हैं। अभी आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट है जिसके पास सिर्फ क्या है, ओनली यूनिडायरेक्शनल वाइब्रेशंस हैं। यही तो लिखा हुआ है कि सिर्फ वन डायरेक्शन में आपके पास जो वाइब्रेशन होती है अगर लाइट की, उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखिए, प्लेन पोलराइज लाइट को जब मैंने इस कंपाउंड से हमारे पास सॉल्यूशन से पास किया तो पहले कुछ इस तरीके से वाइब्रेशंस थी स्ट्रेट, अब वो डेविएट कर गई हैं, थोड़ा एंगल से डेविएट कर गई हैं। और हर कंपाउंड का डेविएट होना अपनी अपनी उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। कोई कंपाउंड उसको इस तरीके से डी साइड मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और कोई कंपाउंड ऐसा होगा जो उसको लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। अब जो डी साइड मतलब जो पॉजिटिव साइड मतलब क्लॉकवाइज साइड रोटेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि रोटेट किया है ना, डेक्स्ट्रो राइट साइड, लेवो रोटेटरी लेफ्ट साइड। तो देखिए लेफ्ट और राइट साइड क्या हो गया, ये पीपीएल लाइट मूव कर गई है, किसी एंगल से डेविएट कर गई है, रोटेट कर गई है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या देखेंगे कि ये जो डेविएशन आया है कि भाई यहाँ से लेके और वो जो इतना एंगल मूव किया गया, वो जो थीटा एंगल किस एंगल से जो मूव किया उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, और उसको कैसे निकालते हैं, वो एंगल किस किस बात पे डिपेंड करता है। अब जो बात हम पढ़ रहे थे प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो यहाँ से ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें समझ आती है कि निकोल प्रिज्म उसको पोलराइज कर देता है और एक ही डायरेक्शन में उसे बना देता है। और दूसरी बात कि जो हमारे पास कंपाउंड है, अब इसको ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलेंगे, जब ये सीधा ना रह के सॉल्यूशन से पास होने के बाद जस्ट रोटेट कर गई हो किसी भी डायरेक्शन में, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हमें पढ़ना है कि ये जो डेविएशन आया है ये किस एंगल से आया है, इसको क्या बोलते हैं, कैसे मेजर करते हैं और किन बातों पे ये इफेक्ट करता है। तो देखो, अब हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव हमें पता चल चुका है कि कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव एंड प्रॉपर्टी नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब कंपाउंड ने पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो आप कैपिटल डी का यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्मॉल डी लिखेंगे और प्लस का साइन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल एल लिवो रोटेटरी। आगे आप देखेंगे जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे जो कैपिटल डी होगा वो आप एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे, इसलिए आपको कैपिटल नहीं यूज़ करना है, आपको स्मॉल डी यूज़ करना है। स्मॉल डी या स्मॉल एल आपके पास क्या शो करेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी को डिनोट करेंगे। आगे देखते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी जो है आपके पास कितना एंगल से वो रोटेट हुआ वो हम किससे मेज़र करते हैं, पोलैरीमीटर से यूज़ करते हैं। दैट मीन्स पोलैरीमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो ये मेज़र करता है कि जो पीपीएल अगर स्ट्रेट थी अब वो अगर डेविएट कर गई है तो कितने पाथ से किस डायरेक्शन में डेविएट कर गई, उस एंगल को निकालते हैं बाय यूजिंग पोलैरीमीटर। जो आपके पास अब ये कितने डिग्री का रोटेशन आया, उस वो जो डिग्री के अंदर रोटेशन होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे उस कंपाउंड पे, बेसिकली कंपाउंड का नेचर कैसा है, हर कंपाउंड का अपना अपना क्या होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन है, किस एंगल से वो डेविएट कर गया है थ्रू पीपीएल। तो देखिए उस कंपाउंड पे भी डिपेंड करेगा, आपने क्या टेम्परेचर लिया उस बात पे भी डिपेंड करेगा। सोलवेंट की कंसंट्रेशन, दैट मीन्स सोलवेंट कितना कंसंट्रेटेड है। जनरली जब भी पोलैरीमीटर में आप अपना सॉल्यूशन डालते हैं तो वो क्या होना चाहिए, आपके पास कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, उस बात का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कि जिस मॉलिक्यूल को आप कंसिडर करना चाहते हैं वो ईजिली अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं, वो भी है। आगे देखिए, द लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर, जो आप आगे पोलैरीमीटर देखेंगे कभी तो पोलैरीमीटर ट्यूब की जो लेंथ होती है उस पोलैरीमीटर की लेंथ भी क्या होती है, हर एक की अलग अलग होती है। तो पर एक एक्सपेरिमेंट में वो फिक्स हो जाती है। जब आप बार बार सॉल्यूशंस को डालेंगे तो हर सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर सेम ही रहेगी। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। वेवलेंथ कौन सी, जो हमने ऑर्डिनरी लाइट डाली थी जिसकी वाइब्रेशन हर जगह थी, वो लाइट की वेवलेंथ। अब हमें क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से ये वो डिपेंड करेगी। अब हमें निकालना क्या है कि वो किस डायरेक्शन उसकी क्या हुई, कितना रोटेट किया, किस एंगल से वो रोटेट किया, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ये।
इसको हमने बोला कि किस तरीके से हम स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर लैम्डा और किसी पर्टिकुलर टी पे, यानी वेवलेंथ और टेम्परेचर को अगर फिक्स कर दे तो जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड रोटेशन आएगी उसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। एल हमारे पास ट्यूब लेंथ हो जाएगी, सी आपके पास कंसंट्रेशन है और अल्फा आपके पास जो भी आपने क्या किया है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ये स्पेसिफिक रोटेशन और ये ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है। चलिए, और ये आप हमेशा याद रखेंगे जो लेंथ होती है हमारी सैम्पल ट्यूब की वो हमेशा किस में होती है, डेसीमीटर में। डेसीमीटर मतलब 10 टू द पावर -1, डेसी मीन्स -1, 10 की पावर -1 मीटर। आगे देखते हैं, ये तो था हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कि आपके पास अगर न्यूमेरिकल इसकी स्पेसिफिक रोटेशन को फाइंड आउट करने के लिए है तो आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको बोला गया है कि आप ऑप्टिकली एक्टिविटी होती क्या है उसे एक्सप्लेन कीजिए, तो आप बताएंगे कि किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को जैसे आप निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो पीपीएल लाइट जनरेट होती है, और ऑप्टिकली एक्टिविटी आपको समझानी है तो आप क्या करेंगे, बेसिकली ये यूज़ करेंगे कि उसने कितने एंगल से उसको डेविएट किया हमारे पीपीएल को, यही था हमारा ऑप्टिकली एक्टिविटी। अब ये तो था किसी, आप इसमें आपको बेसिकली यूज़ किसका हुआ है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हुई है, डेविएट हुई है, आपको पोलैरीमीटर चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके पास पोलैरीमीटर ना हो, आपको कोई और मेथड यूज़ करना हो उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी को निकालने के लिए, तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया हमारे पास कायरल कार्बन का, कायरलिटी का, एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। पर यहाँ हमें बेसिकली जाना था रेसिमाइजेशन प्रोसेस, रिटेंशन, इन्वर्जन को समझना। तो इसके लिए बेसिकली ज़रूरी है कि हम एनेंशियोमर्स समझ सकें, और एनेंशियोमर समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है। तो चलिए वही समझते हैं पहले। आगे है मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड एनेंशियोमर्स। ये तीन नाम आपको दिख रहे हैं, ये तीनों नाम अलग अलग हैं पर ये सब तीनों दिखा यही रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एनेंशियोमर्स को या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अब देखिए, लुई पाश्चर जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जो कि ये बताने में सक्सेसफुल हुए थे कि जो दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं अगर हम उनका सॉल्यूशन बनाएं, यानी कि एक को अगर हम डी देख रहे हैं और एक को हम एल देख रहे हैं, तो इन ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे वो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे। जैसे कि मान लीजिए अब ह्यूमन हैंड है, अगर आप ह्यूमन हैंड को अगर मिरर में देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, अगर आप मिरर में अपने राइट हैंड को देखते हो तो आपको मिरर में अपना ही, अपने जैसा ही एक पर्सन दिखेगा जो लेफ्ट हैंड रेज किए होगा। अब आप और वो बंदा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी चीज़ की डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस है आपने कि जो हैंड रेज किया वो अपोजिट हैं। उसी तरीके से लुई पाश्चर भी बोलता है कि आपने जो अभी ये बताया ना डी, जो कि आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हैं, ये आपस में अगर इन दोनों को देखा जाए कि भाई ये क्या है कंपाउंड्स, तो ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। डी और एल जो हैं वो हमेशा आप ये बात याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी वाइब्रेशन कुछ इस तरह की थी और वो वाइब्रेशन अब रोटेट होके ऐसे हो गई है, तो अब ये डायरेक्शन में चाहे लेफ्ट में रोटेट हो या राइट में रोटेट हो, दोनों ही डायरेक्शन में आपके पास क्या रहेंगी, सेम मैग्नीट्यूड से होंगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब लुई पाश्चर ने ये बोला कि ये जो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिविटी आ रही है ना, उसका रीज़न प्लेन पोलराइज लाइट तो है ही, उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट रीज़न है जो कि है एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कि मतलब जो आपके पास एसिमेट्री है ना कॉन्फ़िगरेशन में, उस वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। मैंने आपको भी क्या बताया था कि जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो हर बार आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि कितना डेविएशन हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, आपको पोलैरीमीटर का बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो क्यों ना उस पोलैरीमीटर के बेसिस को स्टॉप कर दिया जाए और फाइंड आउट किया जाए एक अनदर मेथड। तो लुई पाश्चर ने बताया कि आप ये जो डी और एल, डेक्स्ट्रो लेवो रोटेटरी का कॉन्सेप्ट लेके चले हो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जस्ट लाइक अ मिरर इमेज है।
तो क्या यहाँ से एनिशोमर कटनुए जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या मिला था, बेस मिला था। उसने बोला था कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है एसिमेट्री इन द कॉन्फ़िगरेशन पे, कि किसी भी कार्बन सेंटर के 4 ग्रुप टेट्राहेड्रली, आपको पता है हर एक कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करना चाहता है, तो अगर उसके चारों ग्रुप, उसके साथ लगे हुए चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हैं तो हम बोलेंगे कि उसमें एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है, वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। और जहाँ भी एसिमेट्रिक होगा तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि उस चीज़ में क्या आ गई, कायरलिटी आ गई है, और वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये उन्होंने क्या दिया था, अपना बेस दिया था फॉर डिफाइनिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब देखिए इसने यही बोला है कि हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या हो, अटैच हो, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। देखिए अब हमारे पास जैसे एग्जांपल है, ये जो कार्बन है इसको मैंने स्टार से शो किया, आप देख सकते हैं OH लगा है, CH3 लगा है, C2H5 मतलब इथाइल लगा है, मिथाइल लगा है, OH एल्कोहल लगा है ग्रुप, और H लगा है। तो चारों डिफरेंट ग्रुप आपके पास लगे हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो, स्टीरियो सेंटर भी बोलते हो। स्टीरियो केमिकली एक्टिव है ना ये, क्योंकि अब क्या हो रहा है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन हो सकती है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स आपके पास लग गए हैं। तो यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, क्योंकि क्या है, सिमेट्री तब होती है जब कुछ सिमिलर सा हो, यहाँ पे तो चारों ही ग्रुप डिफरेंट हैं, तो लैक ऑफ सिमेट्री होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब देखिए ये आपके पास यही मॉलिक्यूल है जो हमने ऊपर लिया है। अब मैंने क्या किया, इसकी मिरर इमेज को फाइंड आउट करना चाहा, मतलब इसके आगे मिरर लगा दिया गया। मिरर में क्या होता है, क्या ऊपर वाला पोर्शन नीचे दिखने लगता है, नहीं। आपका हेड, अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपका सिर सिर ही दिखेगा और टांग टांग ही दिखेंगी, बस डिफरेंस किस चीज़ का होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड मिरर में राइट में दिखेगा और राइट हैंड साइड मिरर में लेफ्ट में दिखेगा। तो यही हुआ है कि यहाँ जो मिरर के यहाँ देखिए जो H है वो आपका राइट में है, यहाँ लेफ्ट में दिख रहा है। जो मिरर के जहाँ पास में है, जैसे H इधर पास में है तो मिरर के इधर भी H पास में ही रहेगा। यहाँ CH3 मिरर से दूर है तो यहाँ भी CH3 मिरर से दूर ही रहेगा। मतलब ये जो ग्रुप्स लगे हैं ये क्या हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं इधर आकर के। OH और C2H5 एज इट इज़ है हमारे पास। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इस किसी भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम की जो मिरर इमेज आएगी वो क्या आएगी, नॉन सुपर इम्पोसिबल। अब हम बार बार ये बोल रहे थे कि भैया जस्ट आप क्या देख लीजिए, आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम देख लीजिए। अगर किसी कार्बन एटम के 4 ग्रुप्स अगर डिफरेंट लगे हुए हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब उसके पीछे का रीज़न क्या था, वो लुई पाश्चर ने ये बोला कि आपका एसिमेट्री देखने का रीज़न ये है कि जहाँ भी आपके पास एसिमेट्रिक कार्बन है उसकी अगर आप मिरर इमेज लोगे और अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कराने चाहोगे, मतलब इसको उठा करके आप यहाँ रखना चाहोगे, तो OH पे तो OH आ जाएगा, C2H5 पे C2H5 आ जाएगा, पर CH3 के ऊपर H आ जाएगा और H के ऊपर CH3 आ जाएगा। जो ये एटम्स हैं ये कुछ नहीं, एक तरीके के बॉल्स हैं, और इन बॉल्स का साइज़ उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे CH3 है उसमें एक कार्बन भी है और 3 हाइड्रोजन भी है, तो ये बॉल कहीं ना कहीं बड़ी होगी, यूँ मान लीजिए ये बॉल कहीं ना कहीं बड़ी होगी। और ये H एक सिंपल H है, छोटी बॉल होगी, तो एक छोटी बॉल एक बड़ी बॉल पे कैसे फिक्स हो सकती है, फिक्स नहीं हो पाएगी, तो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी। सुपर इम्पोज नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, नॉन सुपर मिरर इमेज, जिसको ये आप क्या बोलते हो, ऑप्टिकली एक्टिव। अब क्या है, जो ऑब्जेक्ट, आपको एक बात समझ में आई कि जो ऑब्जेक्ट या कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं अपनी मिरर इमेज पे, उनको आप क्या बोलोगे, कायरल कंपाउंड्स बोलोगे, और उस प्रॉपर्टी को आपको क्या बोलना है, कायरलिटी बोलना है। मतलब इससे आपने क्या समझा कि जो कायरल मॉलिक्यूल हैं, आप बार बार ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहे थे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, तो उस ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि वो कंपाउंड में कायरलिटी एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं। तो अगर कोई भी कंपाउंड जो कि अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है तो वो क्या होता है, कायरल होता है, और उसकी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, कायरलिटी। अब देखिए जैसे कि आपके पास ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आप देखिए इस कार्बन के ऊपर CH3 लगा है, CH3 लगा है, H लगा है, OH लगा है। आप खुद देखिए क्या ये एसिमेट्रिक कार्बन है,
नहीं है ना, क्योंकि इसके ऊपर दोनों क्या लगे, सेम सिमिलर ग्रुप्स लग गए। तो हैंस हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल देंगे हम कि ये तो भाई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पर इसका रीज़न क्या है, चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने मिरर इमेज लगाई, यहाँ पे मिरर लगाया तो CH3 एज इट इज़ रहा, H एज इट इज़ रहा, OH यहाँ आ गया, क्योंकि ये क्या हो गए, टर्न आउट हो गए इस तरीके से। तो OH यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब भी नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको उठा के लेके चलूँगी तो CH3 इस पे आएगा, OH इस पे आएगा, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए थे। पर आप ये देखिए कि अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूँ, क्योंकि मॉलिक्यूल ऐसा थोड़ा है कि वो फिक्स रहेगा, मॉलिक्यूल में रोटेशन भी तो पॉसिबल है। तो मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को रोटेट भी तो कर सकता है, तो उसने अपने आप को रोटेशन करके दोबारा से इस फॉर्म में आ गया। तो अब दोनों फॉर्म में आने के बाद अब जो मिरर इमेजेस हैं वो कैसी हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल हैं, एक दूसरे पे बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप कर जाती हैं। हैंस मिरर इमेजेस किसी एक सब्सटेंस की जो कि एसिमेट्रिक है, जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे हैं, वो क्या होगा, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जैसे कि एक और एग्जांपल है, ये कोई कार्बन सेंटर है, CH3 हमारे पास मान लीजिए ये जो प्लेन है पेपर का उसके पीछे की तरफ जा रहा है और C2H5 ऊपर की तरफ आ रहा है। अब क्या हुआ कि जैसे आपने मिरर लगाया तो क्या होगा, सिर्फ यही ग्रुप्स आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, CH3 और H एज इट इज़ हैं। अब क्या किया मैंने कि रोटेशन कराया हमारा मिरर इमेज का। अगर अब मिरर इमेज में इसको रोटेट भी कराया तो अब भी ये जो दोनों हैं वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। ये रोटेशन किस लिए पॉसिबल कराई है मैंने, ताकि हमको ये पता चल सके कि क्या सच्ची ऐसा कोई और केस भी बन सकता है जिसमें ये इस पर सुपर इम्पोज होकर इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बना दे। पर नहीं, हमारे पास F एक ऐसा बना है जो कि D पे क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। हैंस ब्यूटेन 2 हमारे पास क्या आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको एसिमेट्रिक कार्बन एटम देखना है। एसिमेट्री के बाद आपको क्या देखना है कि क्या उसकी मिरर इमेज आफ्टर रोटेशन भी क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल ही आ रही है। तो हैंस हम क्या बोल देंगे, उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे। कुछ कायरल मॉलिक्यूल हैं जैसे कि 2-क्लोरोब्यूटेन देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, 2-क्लोरोब्यूटेन आ गया। अब आप इस वाले कार्बन को देखिए, इसमें क्या लगा है, एक साइड तो H लगा है, एक साइड CH3 लगा है, एक जगह Cl लगा है और दूसरी जगह क्या लगा है, C2H5। तो देखिए चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इसकी आप क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, वो इस पे नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, हैंस ये कायरल मॉलिक्यूल है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड भी देखिए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज, हैंस क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। आगे देखिए जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, अब जैसे मान लीजिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज, ये कंपाउंड और इसकी आफ्टर रोटेशन मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब ये जो मिरर इमेजेस हैं ये जस्ट क्या है, ये एक तरीके से इंसान के डिफरेंट पोजेज हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान की फ़ोटो क्लिक की जाती है तो एक बार उसने हाथ में, एक बार वो कैसे खड़ा है और एक बार वो कैसे खड़ा है, तो वो जस्ट उसके डिफरेंट पोजेज हैं। उसी तरीके से ये जो डिफरेंट कन्फिग्रेशंस होती हैं ये स्टीरियो आइसोमर्स की डिफरेंट पॉसिबिलिटी हैं। जैसे आप बोल रहे हैं ना, इसको रोटेट कर दिया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया, मिरर इमेज लगा दी, तो ये सब क्या है, ये इसके स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो सिर्फ क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंट हैं, उनकी पोजीशन स्पेस में ओरिएंटेशन पे डिफर करते हैं। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, कि अब वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल उनकी मिरर इमेज है, तो उनको क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। अब एनेंशियोमर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अब ये एनेंशियोमर्स डिफर तो करते हैं किसी चीज़ में, पर इसमें आइडेंटिकल क्या है, ये जो दोनों एनेंशियोमर्स होंगे, एनेंशियोमर्स कौन है, कोई भी मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज। अब वो किस चीज़ में आइडेंटिकल होते हैं, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली किस बात पे डिपेंड करेंगी, उसके अंदर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। कार्बन पे H लगा है, OH लगा है, CH3 लगा है, C2H5 लगा है।
अब इसकी ओरिएंटेशन ही तो बदल रही है कि अब OH इधर आ गया या CH3 इधर आ गया, है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वही, इसीलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो नहीं बदलती है, वो सेम ही रहती है दोनों एनेंटियोमर्स में। डिफर किस चीज़ का आता है कि एक एनेंटियोमर तो PPL लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, एक राइट साइड रोटेट करेगा, अनटिल एंड अनलेस दोनों में जो आपके पास मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का वो क्या होगा, सेम होगा। आगे देखिए, एक और एनेंटियोमर की प्रॉपर्टी क्या आ गई कि एनेंटियोमर्स अगर हैं तो वो पक्का क्या रहे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव रहे होंगे। वो क्या रहते हैं हमेशा, नॉन सुपर इम्पोसिबल रहते हैं अपनी मिरर इमेज पे। और आप क्या याद रखेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ है कि यहाँ पे ऑलवेज वन कायरल कार्बन ज़रूर प्रेजेंट होगा, ऑलवेज वन कायरल कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कायरल कार्बन मतलब एसिमेट्रिक सेंटर, और एसिमेट्रिक सेंटर है तो कहीं ना कहीं आप रोटेशन के बाद आपको पता चलेगा, रोटेट आपको ज़रूर करके देखना है, क्योंकि कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आफ्टर रोटेशन, कि एसिमेट्रिक कार्बन तो आपके पास है पर आफ्टर रोटेशन क्या हो गया, ऐसी पॉसिबिलिटी अराइज हो गई है कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आ रही हैं। तो सिर्फ आप कायरल कार्बन देख करके ये नहीं बता सकते कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि या नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा कि नहीं होगा, हमें उसकी मिरर इमेजेस बना के देखनी होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन भी है, नॉन सुपर मिरर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस भी हैं, तो आप फर्दर चेक करेंगे उसके अंदर सिमेट्री कौन कौन सी है, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर कोई भी सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो वो उसको ऑप्टिकल इनएक्टिव बना देती है। मतलब हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए हमारे पास मॉलिक्यूल में, नो सिमेट्री लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए और कायरल कार्बन ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस हैं और नॉन सुपर मिरर इम्पॉसिबल है तो आपके पास वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिससे आपको समझ में आ रहा है कि क्या कैसे एनेंटियोमर्स ने आपको फाइंड आउट करने होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, जैसे रिटेंशन, इन्वर्जन और क्या बोलते हैं रेसिमाइजेशन, जो कि क्या है एनेंटियोमर्स से ही निकलने वाली एक प्रॉपर्टी है, और उन सब का यूज़ करके हम SN1 और SN2 के मैकेनिज्म को अच्छे से समझ पाएंगे। तो तब तक आप लेक्चर्स को देखते रहिए, वीडियोस को कंप्लीट देखिए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।